हेलो साथियों, नमस्कार। मैं आशीष कुमार आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सनराइज रेल अपडेट में आप सभी लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां दोस्तों, आज आप लोगों के बीच में मैं रेलवे संबंधी एक और वीडियो लेके आ चुका हूं जो बहुत ही अपडेट भरी वीडियो है। वो जो आपका महंगाई भत्ता 46% से बढ़ने के बाद 50% जो हो गया है, उसमें आपके जो अलाउंसेज, बहुत सारे अलाउंसेज हैं, उसमें काफ़ी तरह की वृद्धियां हुई है। जो कि उसमें एक CEA चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और हॉस्टल सब्सिडी है, उसमें भी बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। उसकी भी राशि को बहुत बड़ा पैमाने पे बढ़ाया गया है। तो साथियों, आज इसी पे मैं लेटर के ज़रिए मैं बात करूंगा और बताऊंगा कि CEA जो है उसका क्या रूल्स है, क्या नियम्स हैं, और उसके साथ साथ क्या राशि मिलेगा, किनको मिलेगा और कितना मिलेगा। तो साथियों, तमाम सारी जानकारियां इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। तो आप लोग से गुजारिश है कि वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और ध्यान से सुनें, क्योंकि एक पॉइंट भी मिस किया तो आपको एजुकेशन अलाउंस भत्ता मिलने में परेशानियां आ सकती है। और साथियों, आप लोग से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए, आज मैं लेके चलता हूं उस नोटिफिकेशन के ऊपर। तो जैसा कि साथियों आप देख रहे हैं कि ये जो रेलवे बोर्ड का जो लेटर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मास्टर सर्कुलर है 17। अब ये देखिए, ये जो डेट है 22/8/2019 को है। साथियों, अब इसको देख के आप ये नहीं कहें कि ये पुराना है, लेकिन इसी के अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो अब आपके चिल्ड्रन एजुकेशन में जो बढ़ोतरी हुआ है उसका कितना फ़ायदा मिलेगा और इसका क्या प्रावधान है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं साथियों कि सभी महाप्रबंधक को सूचित किया जाता है और विषय में कहा गया है संतान शिक्षा भत्ता एवं छात्रावास सब्सिडी का मास्टर परिपत्र। इसमें आपको ये बयान किया गया है कि जो शैक्षणिक भत्ता मिलता है बच्चे के लिए और हॉस्टल चार्ज मिलता है वो किस प्रकार से मिलता है। तो साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बोर्ड के 25/6/2001 के अनुसार मास्टर स्ट्रोक के तहत रेल कर्मचारी अपने बच्चे के शिक्षा सहायता पर मास्टर परिपत्र संख्या 17 जारी किया गया था, जिसमें इस विषय में संबंधित मुख्य बातों और बोर्ड द्वारा समय समय पर जारी अनुविष्ट किए गए थे। ये जो भत्ता दिया जाते हैं वैसे कर्मचारी, सेंट्रल कर्मचारी जो अपने बच्चे के पढ़ने के लिए जो खर्च करते हैं उसकी पूर्ति ये आपका जो रेलवे है वो करती है। तो उसमें भी बहुत सारे टर्म एंड कंडीशन हैं, तो वही मैं आज आप लोगों के बीच में पूरी तरह से क्लियर करूँगा। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, भगा के मत देखिएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगी। अब देखिए, इसे दूसरा नंबर का है 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार कार्मिक लोक सेवा शिकायत एवं पेंशन के तहत 17/7/2018 के अंतर्गत कहा गया है वैसे कर्मचारी जिसके शिक्षण संस्थान सब्सिडी पर विशेष चर्चा करता है। ये जो कह रहा है आपका RV 114/2018 के तहत बताया गया है कि 7वें वेतन आयोग के तहत ये जो है आपका बयान करता है कि जो बच्चे हैं उसको किस प्रकार से CEA मिल सके, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। अब जो तीसरा में देखेगा आप कह रहा है कि जो उक्त विषय पर संबंधित सूचना के मार्गदर्शकों को मास्टर परिपत्र जारी करने के लिए अनुदेश 1/7/2017 से लागू हो चुके हैं। जो ये आपका मास्टर परिपत्र है वो 1/7/2017 से लागू हुआ था। अब उसमें कह रहा साथियों कि आपका जो पहला नंबर में है जो कह रहा संतान शिक्षा भत्ता छात्रावास सब्सिडी के दावे की परिपूर्ति दूसरे बच्चों के जन्म के समय जुड़वा अनेक बच्चों के मामले को छोड़कर 2 बड़े जीवित बच्चों के लिए की जाती है। तो साथियों इसमें ये कहा गया है
कि वैसे रेलवे कर्मचारी के 2 बच्चे, 2 जीवित बड़े बच्चे, लेकिन साथियों अब 2 जीवित बड़े बच्चे तो है, लेकिन कभी कभी ऐसा केस होता है कि पहला बच्चा एक होता है और दूसरा बच्चा अगर जुड़वा बच्चा हो जाए, जेंडर से कोई मतलब नहीं है, मेल या फीमेल हो, या तो दोनों मेल हो या दोनों फीमेल हो, उससे मतलब नहीं है। तो उस कंडीशन में रेलवे आपको 3 बच्चे के ऊपर एजुकेशन अलाउंस देगा, क्योंकि जो सेकंड का बच्चा है, ट्विन बेबी है, तो उसको एक ही माना जाता है, 2 = उसको 1 माना जाता है। इस प्रकार से 3 बच्चे को वो देगा। लेकिन जो सिंगल बच्चे हुए हैं, या तो फिर फर्स्ट बार में ही जो पहला बच्चा है उसी टाइम अगर जुड़वा बच्चा हो जाते हैं, तो नेक्स्ट उसके होने वाले बच्चे को ये सुविधा नहीं मिलेगा, उनको 2 ही मिलेगा। लेकिन अंत में अगर जुड़वा बच्चा हो जाते हैं तो फिर उनको 3 मिलेगा। तो कहा गया है कि ये जो फैसिलिटी है वो उन लोगों को दिया जाएगा। अब साथ में नीचे चलते हैं, उसमें कह रहा है कि संतान शिक्षा भत्ता हेतु परिपूर्ति की राशि प्रति बच्चा 2250 रुपया प्रति माह नियत था। जो आपको राशि दिया जाता है नॉर्मल बच्चे को, वो 2250 रुपया मतलब 2250 रुपया दिया जाता है। तो उस तरह से अगर आप 2250 को अगर मल्टीप्लाई 12 से करते हैं, क्योंकि 12 मंथ होता है, तो आपका हो जाता है 27,000 रुपया। 27,000 रुपया हो जाता है। और उसके बाद उसी जगह पे पाने के लिए जिस स्कूल में आपके बच्चे अध्ययन रत्न है या नामांकन है, वहाँ का सर्टिफिकेट आपको जमा करना पड़ेगा। और वो वर्ष के अंत में, जब सेशन के अंत में आपको उसका पैसा साल में पूरा वापस मिल जाता है। जो आगे नीचे में चलते हैं तो आपका जो ग नंबर में है, कहा गया कि छात्रावास सब्सिडी की राशि उच्चतम सीमा 6,750 रुपया। साथियों ये जो वैसे होते हैं चार्ज, जिसके बच्चे हॉस्टल में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए बच्चे के खर्च, पढ़ाई का, रहन सहन के लिए 6,750 रुपया प्रति माह दे है। तो 6,750 का आप गुना करेंगे 12 से, तो आपका हो जाएगा कुल मिला के 81,000 रुपया। ये आपके हॉस्टल के बच्चे को मिलेगा। वहीं पे कहा गया है कि वैसे सरकारी कर्मचारी के दिव्यांग बच्चे के लिए शिक्षा जो भत्ता दिया जाता है वो 4500 रुपया प्रति माह दिया जाता है। तो आपका 4500 गुने 12 कीजिएगा तो आपका टोटल हो जाएगा 54,000 रुपया। 54,000 रुपया हो जाएगा। उसी में साथियों जब आपका 55 अंगा में कहता है संशोधित वेतन संरचना में महंगाई भत्ते के 50% तक बढ़ जाने पर उपयुक्त अधिकतम सीमा स्वतः 25% बढ़ जाएगी। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, जो पॉइंट है साथियों, इसी को मैं बताने वाला हूँ। और मेरा वीडियो बनाने का मेन रूप से यही मकसद था कि जो हम लोग का महंगाई भत्ता है वो 46% से बढ़कर 4% बढ़ाने के बाद 50% हो गया। तो अब हम लोग का जो है वो चिल्ड्रेन एजुकेशन अलाउंस कितना मिलेगा। तो कहा गया है कि जो अधिकतम सीमा है जो आपका, उसमें 25% बढ़ा दिया जाएगा। तो साथ ही उसी तरह से ये जो आपका लागू है वो आपका हॉस्टल पे भी लागू होगा। तो अगर जैसे ही आप स्कूल फीस की बात करते हैं तो जो 22,050 रुपया था उसमें अगर 25% ऐड कर देते हैं तो आपका जो है अब जो 50% होने के बाद जो बढ़ के इस बार जो मिलेगा आपका जो एजुकेशन अलाउंस, वो आपका हो जाएगा 33,750 रुपया।
33,750 रुपया हो जाएगा। उसी प्रकार से जो हॉस्टल वाले हैं बच्चे, उनका अगर 25% मर्ज करते हैं 1,01,250 रुपया हो जाएगा। और उसी तरह से आप दिव्यांग बच्चे के लिए भी वो चीज़ आप कर सकते हैं, जो भी हो कैलकुलेट करके वो आ जाएगा। तो साथियों, ये प्रक्रिया था जो 25% बढ़ जाएगी। इसके ऊपर अब जो मिलेगा वो 33,750 रुपया मिलेगा और 1,01,250 रुपया मिलेगा हॉस्टल के लिए। अब साथियों, उसके बाद में कहता है कि आपका 6 में कि यदि दोनों जीवन साथी पति या पत्नी दोनों सरकारी सेवक हैं तो उनमें से एक ही संतान को शिक्षा भत्ता एवं छात्रावास सब्सिडी का लाभ मिलेगा। जैसे कभी कभी होता है कि पति या पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हैं, तो उनमें से कोई एक ही या तो पति से मिल जाए या तो पत्नी के शिक्षा भत्ता मिल जाए, दोनों में से एक ही को मिलेगा। ये नहीं कि दोनों पति पत्नी हैं तो बच्चे को दोनों को ही मिलेगा, एक ही वाला का मिलेगा वो लाभ। उसके बाद अब जब में देखिए कह रहा है, कहा गया है कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस है या हॉस्टल चार्ज है वो वित्तीय वर्ष के बाद में एक बार ही पूरा मिलता है। जैसे ही 12 महीना ख़त्म होगा उसके बाद आपको एक बार में मुश्त रकम मिल जाएगी। अब साथियों, इसमें एक और बात कहा गया है कि जो हॉस्टल का छात्रावास का जो क्राइटेरिया है वो अपने निवास स्थान से 50 किलोमीटर की दूरी पे होगा, तभी उसका लाभ मिल सकेगा। आपके घर से हॉस्टल की दूरी 50 किलोमीटर होना चाहिए। अगर 50 किलोमीटर से कम है और आपके बच्चे हॉस्टल में भी हैं तो फिर वो चार्ज आपको हॉस्टल चार्ज नहीं मिलेगा। अब देखिए आगे में कह रहा है कि वैसे बच्चे जो उस क्लास में अगर अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, तो उस बच्चे को फेल होने पर भी वो फीस दिया जाएगा। लेकिन यदि बच्चा सेम क्लास में दूसरे स्कूल में सेम क्लास में अगर एडमिशन कराते हैं या प्रवेश लेते हैं तो उस कंडीशन में नहीं मिलेगा। फेल होने पे आपको जिस क्लास में फेल हुए फिर से दोबारा आपको भत्ता मिलेगा, लेकिन दूसरे स्कूल में अगर सेम क्लास में एडमिशन कराने पर नहीं मिलेगा। अब उसके बाद देखते हैं आपका ड में है कि अगर दिव्यांग बच्चों के लिए ऊपरी आयु सीमा 22 वर्ष निर्धारित की गई है। अन्य बच्चों के मामले में आयु सीमा 20 वर्ष अथवा 12वीं उत्तीर्ण होने के समय में है, जो भी पहले तक हो जाए कोई भी न्यूनतम आयु नहीं होगी। इसमें कह रहा है कि जो किसी कर्मचारी के अगर दिव्यांग बच्चे विकलांग बच्चे हैं तो उनकी जो सीमा है वो 22 वर्ष तक उनको ये एजुकेशन अलाउंस मिलेगा। लेकिन साथियों, अन्य मामले में जिसके बच्चे नॉर्मल हैं तो उनको 20 साल या तो 12वीं पास हो जाए, दोनों में से जो पहले हो जाएगा वहाँ तक आपको मिलेगा। उसके बाद आपकी जो एजुकेशन अलाउंस है बंद हो जाएगा। अब उसके बाद कहा गया है कि पत्राचार अथवा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से अध्ययन करने वाले बच्चों के मामले में सीई अनुमति है, जो इसके निर्धारण अन्य शर्त के अधीन है। जो दूरस्थ शिक्षा या ऑनलाइन शिक्षा करते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा पत्राचार के द्वारा अगर वो शिक्षा अध्ययन करते हैं तो उसके लिए भी वो अलग सर्कुलर जारी किया गया है। अब साथियों, इसमें बाद उसमें कहा गया है कि वैसे नर्सरी एवं पूर्व के 2 कक्षाओं से 12वीं तक अध्ययन करने वाले बच्चों को दिया जाता है। अब साथियों, 1ली से 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनको ये मिलेगा, और जो भी पहले से नीचे में हैं उनको नर्सरी से लेके आपका 1 के बीच में 2 बार शिक्षा भत्ता मिलेगा। और साथियों, उसके बाद जो बताया गया है कि वैसे कर्मचारी को शिक्षा भत्ता जो नेपाल या भूटान के नागरिक जो भारत सरकार के कर्मचारी हैं और उनके बच्चे पैतृक स्थान पर अध्ययनरत हैं उनको भी ये दिया जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से जो आपका है
एजुकेशन अलाउंस जो CEA है उसका फ़ायदा ये 50% होने के बाद काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो साथियों यही था मास्टर सर्कुलर CEA का। तो इस प्रकार से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको जानकारी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।